तो कहानी की शुरुआत होती है योशिदा से, एक सीधा साधा सैलरी मैन जो आज अपनी सीनियर सेनपाई आयरी के साथ डेट पर आया हुआ था। थोड़ी देर हल्की फुल्की बातें चलती है और हिम्मत जुटाकर योशिदा आयरी को प्रपोज कर देता है, लेकिन आयरी बिना घुमाए फिराए बोल देती है कि सॉरी, शायद मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मैं पिछले 5 साल से किसी को डेट कर रही हूँ। ये सुनकर योशिदा अंदर से टूट जाता है और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो अपने दोस्त हाशिमोटो के साथ जमकर दारू पी लेता है। घर लौटते समय स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे एक टीनेज लड़की बैठी मिलती है। योशिदा उससे पूछता है कि इतनी रात को क्या कर रही हो, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? वो लड़की कहती है कि उसका नाम सायू है और ना उसके पास पैसे है और ना रुकने के लिए कहीं जगह और ना ही ट्रेन का किराया। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने घर रहने दे और बदले में वो उसके साथ सो सकती है। ये सुनकर योशिदा पूरी तरह चौंक जाता है क्योंकि उसे हाई स्कूल की लड़की से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। फिर बाहर ठंड देकर वो उसे अपने घर ले आता है, लेकिन वो साफ साफ उसे बोल देता है कि सिर्फ आज रात बस। रात को सोते हुए योशिदा आधी नींद में बड़बड़ा देता है कि उसे किसी औरत के हाथ की मिसो सूप खाने का मन है और हम देखते हैं कि सायू ये बात सुन लेती है और अगली सुबह संडे होता है तो सायू उसके लिए मिसो सूप बना देती है। वो इस बात की उम्मीद कर रही होती है कि योशिदा उसे अपने घर से ना निकाले, लेकिन योशिदा जैसे उठता है वो अपने घर में एक लड़की को देखता है और वो हक्का बक्का रह जाता है। सायू उसे धीरे से बताती है कि वो कल रात उसे अपने घर लाया था और वो उसे अच्छा महसूस कराने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन योशिदा फिर भी उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास मत आना और मुझसे दूरी बना कर रहना। सायू मन ही मन चौंक जाती है कि ये पहला लड़का है जिसने उसे कुछ मांगे बिना उसे रहने के लिए एक जगह दे दी। योशिदा उसकी आईडी देखता है और उसे पता चलता है कि सायू किसी दूसरे शहर की है। उसे घर से भागे हुए 6 महीने हो चुके हैं और माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे उसकी कोई चिंता नहीं, और इस वजह से सायू इन महीनों में अलग अलग मर्दों के साथ रही है और उसके साथ बहुत ही गलत गलत काम हुए हैं क्योंकि उसके पास रहने, खाने या बिल भरने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए योशिदा उसे कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो जब तक तुम घर जाने का फैसला ना कर लो, लेकिन बदले में तुम घर की सफाई करोगी और सीखोगे कि पैसे कमाने के और भी तरीके होते हैं, और अगर दोबारा तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और हम देखते हैं कि सायू ये डील खुशी खुशी मान लेती है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। ऑफिस में हाशिमोटो बताता है कि लोगों में रूमर फैल गई है कि योशिदा की गर्लफ्रेंड है क्योंकि आजकल वो अच्छे कपड़े पहन रहा है और वो काम करने के लिए भी जल्दी आ जा रहा है। उसके बाद योशिदा उसे पूरी बात बता देता है और हाशिमोटो से पूछता है कि उसने मिसिंग रिपोर्ट चेक की है कि नहीं। योशिदा बताता है कि उसने ऑनलाइन सर्च किया था पर उसे उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। अब नेक्स्ट सीन में घर पर योशिदा नोटिस करता है कि सायू के पेट में दर्द है और उसके पास बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है, इसलिए वो उसे लेकर कपड़े और एक फूटोन खरीदने के लिए ले जाता है। सायू बहुत हैप्पी होती है और वो बताती है कि जिस घर में वो पहले रुकी थी किसने भी उसकी इतनी ज्यादा परवाह नहीं की थी। इस पे योशिदा चिढ़ जाता है, उसे लगता है कि वो उसे ओवररेट कर रही है। अगले दिन ऑफिस में योशिदा अपनी जूनियर मिसीमा पर नाराज है क्योंकि उसके कोड में बग है और आज डेडलाइन है। प्रोजेक्ट बिगड़ गया तो जिम्मेदारी योशिदा पर आएगी क्योंकि वही इनका इंचार्ज है। उसके बाद मिसीमा वादा करती कि वो देर तक रुकर बग फिक्स कर देगी। रात में वो बग फिक्स कर देती है और योशिदा भी वहीं मौजूद होता है और वो उसके लिए खाना लेकर आता है। मिसीमा बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटेड में योशिदा से रूमर वाली बात पूछ लेती है। योशिदा साफ साफ बता देता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा और आयरी ने उसे रिजेक्ट किया था। मिसीमा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे ये सब बात जानकर काफी खुशी भी होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सायू घर पे गुस्से में नाटक कर रही होती है कि खाना ठंडा हो गया क्योंकि योशिदा देर से आया, जिस पे योशिदा माफी मांगता है और सायू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसे देखकर योशिदा समझता है कि सायू के पास फोन नहीं है, इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट जरूरी है, इसलिए वो अगले ही दिन हाशिमोटो को लेकर मोबाइल शॉप जाता है। वो ध्यान से फोन का कलर चुनता है जो सायू को काफी पसंद आएगा। उसका दोस्त उसे पूछता है कि तू सायू को पसंद करने लगा है क्या? ये सुन के योशिदा तुरंत कहता है कि उसे छोटी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे आयरी जैसी मैच्योर और बिग फिगर वाली लड़कियां पसंद हैं। हाशिमोटो कहता है कि किसी टीनेजर के साथ रिलेशनशिप मत बनाना वरना लॉ तेरी फाड़ देगी, और योशिदा मानता है कि वो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगा। अब ऑफिस में आयरी योशिदा को डिनर के लिए बुलाती है, कह कर कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब डिनर पर योशिदा सीधा पूछता है कि रिजेक्ट के बाद अचानक डिनर क्यों? आयरी उसे पूछती है कि वो किस लड़की को डेट कर रहा है, जिस पर योशिदा बताता है कि कोई भी नहीं है। आयरी उसे कहती है कि वो उसे 5 साल से जानती है, लेकिन पहली बार वो देख रही है कि वो रोज सेव कर रहा है, वो कपड़े भी ठीक पहन रहा है और वक्त पर घर जा रहा है। वो पूछती कि वो कहीं मिसीमा को डेट तो नहीं कर रहा क्योंकि दोनों को उसने कई बार साथ देखा है। योशिदा कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। आर्य कहती है कि अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। और हम देखते हैं कि योशिदा काफी कंफ्यूज लग रहा होता है। घर पहुंचकर वो फिर देरी के लिए माफी मांगता है और सायू को नया फोन दे देता है और सायू अपना नया फोन देकर काफी खुश हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में मिसीमा योशिदा को मूवी देखने चलने को कहती है। योशिदा हिचकिचाता है, लेकिन मिसीमा बिना इंतजार किए 2 टिकट बुक कर लेती है। घर पर सायू योशिदा का मैसेज पढ़ती है कि वो मूवी देखने के लिए अपने किसी कलीग के साथ गया है। वो सोचने लगती है कि शायद ये कलीग कोई लड़की है और अगर योशिदा किसी को डेट करने लगा तो उसे फिर से कहीं और रहना पड़ेगा, और इसे टेंशन के साथ वो खुद देखने के लिए निकल जाती है। थिएटर के बाहर आते वक्त वो मिसीमा और योशिदा को हक करते हुए देख लेती है और वो शौक में वहाँ से भाग जाती है। योशिदा भी अनकंफर्टेबल महसूस करता है और मिसीमा को थोड़ा दूर कर देता है। घर पहुंचकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि सायू गायब है और वो उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। और हम देखते हैं कि पार्क के एक बेंच पर सायू बैठी हुई होती है और वहीं पर उसकी मुलाकात
मिसीमा से होती है और फिर दोनों एक ही इंसान को लेकर अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं। और तभी अचानक से वहाँ योशिदा भी पहुंच जाता है। मिसीमा और सायू एक पल के लिए जम ही गए जब उन्हें समझ आया कि जिस इंसान की वो बात कर रहे थे वो योशिदा ही है। मिसीमा सीधे योशिदा से कहते कि अब उसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, खासकर सायू के बारे में। अब घर पहुंचकर योशिदा सायू से पूछता है कि वो घर से क्यों भाग गई थी। सायू धीमी आवाज में बताते कि उसे इनसिक्योरिटी हो गई थी, उसे डर था कि कहीं योशिदा उसे बाहर ना निकाल दे। वो महसूस करती थी कि उसने उसके लिए कोई खास काम नहीं किया और अगर योशिदा किसी को डेट करने लगा तो उसे जरूर घर छोड़ना पड़ेगा। योशिदा उसे शांत करता है और कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सायू को साफ बताता है कि उसके आने से उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। पहले वो हर दिन घर आकर काम, ऑफिस और टेंशन में डूबा रहता था, लेकिन अब उसके आने से घर घर जैसा लगता है। ये सुन के सायू की आंखें भर आती है और वो योशिदा को कसकर गले लगा लेती है। अगली रात सायू योशिदा से पूछती कि क्या वो अपने पास वाले स्टोर में पार्ट टाइम काम कर सकती है, जिस पे योशिदा बिना सोचे मान जाता है और कहता है कि अच्छा है, थोड़ा फ्रेश हवा मिलेगी और तुम्हारे कोई दोस्त भी बन जाएंगे। अगले दिन सायू काम करने जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात अपने सीनियर वर्कर असामी से होती है। दोनों की उम्र एक जैसी थी, इसलिए जल्दी ही उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। फिर असामी उससे पूछती कि वो कहाँ पर रहती है। फिर सायू अपना एड्रेस बताती है और असामी कहती है कि ये तो मेरे बगल में है। वो सुनकर खुश होती है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब रहते हैं। फिर असामी कहती है कि तो आज रात मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। सायू थोड़ा हेजिटेट होती है और बताती है कि वो किसी और के साथ रहती है। असामी कहती है कि किसके साथ, बॉयफ्रेंड? सायू जल्दी से बोलती है कि नहीं, वो मेरा भाई जैसा है, वो मेरी देखभाल करता है। असामी कहती है कि भाई जैसा मतलब रिलेटेड नहीं है, तो मैं जरूर जानूंगी कि आखिर वो बंदा कौन है। फिर सायू योशिदा को इसके बारे में मैसेज कर देती है और ऑफिस में योशिदा मैसेज देखकर थोड़ा घबरा जाता है। मिसीमा दूर से उसकी स्क्रीन झांक लेती है और पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है। योशिदा इरिटेट होकर कहता है कि अपने काम से काम रखो और हम देखते हैं कि दूर आयरी भी ये सब देख लेती है। रात को योशिदा घर के बाहर डीप ब्रीथ लेकर अंदर जाता है। असामी आते ही सवालों का बौछार कर देती है कि आखिर उन दोनों का क्या रिलेशन है। योशिदा कहता है कि वो सायू का बेबी सीटर था और अब वो उसे सिर्फ सेटल होने में मदद कर रहा है और असामी को ये एक्सप्लेनेशन आधा अधूरा लगता है। डिनर के बाद असामी योशिदा से कहती है कि वो उसे घर तक छोड़ दे। सायू पूछती कि क्या उसे भी आना चाहिए, तब असामी हंसकर कहती है कि नहीं, ये काम मर्दों का होता है, एक ब्यूटीफुल लड़की को उसके घर तक छोड़ना। रास्ते में असामी कहती है कि योशिदा झूठ बोल रहा था ना, उन दोनों के बीच कुछ और चल रहा है। योशिदा साफ कहता है कि अगर सायू खुद बताना नहीं चाहती तो मैं उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये सुन के असामी इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि वो सच में सायू के बड़े भाई जैसा बर्ताव कर रहा है। अगले दिन ऑफिस में जैसे योशिदा अपना काम खत्म करता है, आरी उसके पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ डिनर करना चाहती है। डिनर पर योशिदा सीधा पूछता है कि क्यों बुलाया आपने। आरी तुरंत पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मिसीमा को डेट नहीं कर रहे। इस बार योशिदा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि आपने सिर्फ ये पूछने के लिए बुलाया, और सबसे बड़ी बात, आपको फर्क क्यों पड़ता है कि मैं किसके साथ बाहर जाता हूँ? रीजन दीजिए, नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। ये सुन के आयरी कुछ पल रुकती है और धीरे से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो काफी समय से। ये सुन के योशिदा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि लेकिन आपने तो कहा था कि आप 5 साल से किसी और को डेट कर रही हो। फिर आयरी कॉन्फेस करती है कि वो झूठ बोल रही थी। ये सुनकर योशिदा का भरोसा तुरंत टूट जाता है और वो कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आयरी पूछती कि वो उसके लिए क्या कर सकती है ताकि वो मान ले। योशिदा धीरे से बोलता है कि मेरे साथ सो जाओ। ये सुन के आयरी शर्मा जाती है और कहती है कि क्या, अगर ये मेरी पहली बार हो तब भी? इस पर योशिदा तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा था। फिर वो कहता है कि मैंने पहले आपको प्रपोज किया था, अब आपकी बारी है, जब आपको सही लगे तब आप मुझे पूछिएगा। इस पर आयरी स्माइल के साथ कहती है कि ठीक है। फिर वो योशिदा से पूछती कि वो लड़की कौन है जिसे वो ऑफिस में मैसेज कर रहा था। फिर योशिदा उसे सायू के बारे में सब बता देता है। उसके बाद योशिदा और आयरी जैसे घर पहुंचते हैं, सायू हल्का सा कांपने लगती है। उसे आयरी से मिलकर काफी डर लग रहा था। आयरी तुरंत समझ जाती है और माहौल को हल्का करने के लिए वो योशिदा को चिढ़ाती है कि सायू, उम्मीद है इस आदमी ने तुम पर कोई गंदा हाथ नहीं डाला होगा। सायू थोड़ा हंसकर कहती है कि अजीब बात है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद योशिदा वॉशरूम में जाता है और तभी आयरी धीरे से सायू से कहती है कि थोड़ी देर के लिए योशिदा को बाहर भेज दो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जिसपे सायू बिना हिचक के मान जाती है। योशिदा वापस आता है तो सायू उसे बोलती है कि कुछ अंडे, चिप्स और मिजो ले आओ। फिर योशिदा मान जाता है और जाने से पहले वो उससे पूछता है कि तुम दोनों अकेले ठीक रहोगी ना? सायू कहती है हाँ। योशिदा के जाते ही आर्य उससे पूछती है कि उसकी उम्र, कब घर से निकली और उसका असली घर कहाँ पर है। अब तक सायू आराम से जवाब दे रही थी, लेकिन जैसे ही आर्य से ये पूछती कि उसने घर क्यों छोड़ा, सायू का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है कि ये मैं नहीं बता सकती। आर्य से कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं जोर नहीं करूंगी। फिर वो धीरे से पूछती है कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी। आर्य कहती है कि वो योशिदा की दोस्त होने के नाते और सायू के एक अजनबी होने के नाते बस चिंता कर रही है। वो समझाती है कि एक अनजान हाई स्कूल लड़की को घर में रखना योशिदा को जेल भिजवा सकता है। सायू झुककर कहती है कि उसे पता है, बस थोड़े वक्त की जरूरत है। आर्य को राहत मिलती है कि सायू खुद अपनी स्थिति समझती है। फिर वो पूछती है कि योशिदा से पहले तुम कहाँ रहती थी। सायू पहले थोड़ा रुकती है, फिर वो सारा सच उगल देती है। वो कहती है कि मैं अपने शरीर के बदले जगह लेती थी और जब लोगों को एहसास हुआ कि वो कानूनी फंस सकते हैं तो उन्होंने मुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और हम
हम देखते हैं कि ये सब सुन के आयरी थोड़ा उदास हो जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक स्कूल की लड़की ऐसी हालत तक कैसे पहुंच गई। फिर वो सायो को कस के गले लगा लेती है और उसको शांत करती है और फिर उसके बाद दोनों की आंखें बाहर आती हैं। अब नेक्स्ट सीन में योशिदा वापस आता है और आयरी को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में आयरी कहती है कि सायो इमोशनली अनस्टेबल है और वो खुद को नहीं समझती। अगर उसकी फीलिंग्स फट गई तो समस्या हो सकती है, उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। योशिदा सीरियस होकर कहता है कि मैं जानता हूँ जब तक वो वाकई में तैयार ना हो जाए तब तक मैं उसे एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगा। अगले दिन काम पर सायो की टक्कर यागुची से हो जाती है और यागुची वही लड़का होता है जिसके साथ सायो ने पहले रहने के लिए शरीर बेचा था और उसे देखते ही सायो के अंदर से आवाज ही नहीं निकलती। यागुची उसे तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं सच में चाह रहा था कि हम फिर से मिलें। सायो की सांसें रुकने लगती है, तभी असामी अंदर से आती है और उसे काम पर लौटने के लिए कहती है। शाम को सायो घर की ओर निकलती है लेकिन यागुची उसके रास्ते के बीच में आ जाता है। वो तो उसे पहले निकल गया था लेकिन ये साफ था कि वो उसका इंतजार कर रहा था। सायो उससे बचकर निकलना चाहती थी लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यागुची कहता है कि चलो उस घर में जहाँ तुम अभी रहती हो। सायो डर के कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। युगिची उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास्ट के सारे कारनामे मैनेजर और असामी को बता दूंगा और ये सुन के सायो के पैरों के तले जमीन घिसक जाती है। योगिची कहता है कि वो बस उससे थोड़ी बातें करना चाहता है। सायो कांपते हुए पूछती है कि सच में सिर्फ बात? योगिची स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें इतने समय बाद देखकर थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया तो बस थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद सायो मजबूर होकर उसे योशिदा के कमरे पर ले जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद यागुची अपना असली रंग दिखाता है और वो सायो के साथ फिर से सोने की मांग करता है। इसमें सायो मना करती है लेकिन वो जबरदस्ती करने लगता है। उसे लग रहा था कि उसने एक बार फिर किसी गलत बंदे को अंदर आने दिया। उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता है लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और योशिदा अंदर आ जाता है और जो वो देखता है उसे देखकर उसका खून खौल उठता है और वो यागुची को पकड़कर बाहर फेंक देता है और वो कहता है कि दोबारा सायो के पास भी मत आना, दफा हो जा। जाते जाते यागुची कहता है कि तू बड़ा बेवकूफ है, तेरे घर में एक हाई स्कूल लड़की है जो खुद पहले मेरे साथ सो चुकी थी और अब तू उसे बर्तन धुलवा रहा है। ये सुनकर योशिदा अंदर तक हिल जाता है। उसे गुस्सा आता है कि जो लोग सायो को बचा सकते थे उन्होंने सिर्फ उसको अपनी भूख मिटाने का सामान समझा। वो अंदर आता है और तुरंत सायो को गले लगा लेता है और कहता है कि सॉरी मैं जल्दी नहीं आ पाया। और हम देखते हैं कि सायो बहुत जोर से रोने लगती है। अगले दिन स्टोर में असामी पूछती है कि कल यागुची के साथ तुम्हारा कुछ हुआ था क्या? ये सुनकर सायो चौंक जाती है और पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा। असामी बताती है कि उसने दोनों को साथ में बाहर देखा था। सायो झूठ बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से वो फिर से टूट रही थी। असामी ने एक नजर में पकड़ लिया कि सायो का ये जबरदस्ती वाला मुस्कुराना असली नहीं है और उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो सीधा यागुची के पास गई और पूछ लिया और यागुची बिना शर्म के बोल पड़ा कि वो सायो के साथ उसके अपार्टमेंट गया था और उसने सायो से फिर से सोने की मांग की और जब सायो ने मना किया तो उसने जबरदस्ती भी की। ये सुन के असामी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पर यागुची को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो यागुची को सायो से माफी मांगने के लिए कहती है। यागुची ने माफी तो मांगी लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसे जबरदस्ती पर अफसोस है, पूछने पर नहीं। उसके बाद सायो ने यागुची से पूछा कि उसने असामी को ये क्यों नहीं बताया कि वो पहले भी सो चुके हैं। फिर यागुची ने याद दिलाया कि उसने सायो से वादा किया था कि अगर सायो उसे घर आने देगी तो वो किसी को भी नहीं बताएगा। सायो को ये आयरनी इतनी अजीब लगी कि वो हंस पड़ी। उसकी हंसी में थकान थी, गुस्सा था लेकिन डर अब उतना नहीं था। लेकिन फिर भी वो यागुची को माफ करने के मूड में नहीं थी। उसी दौरान योशिदा का मैसेज आता है कि वो देर से आएगा। काम खत्म होने के बाद सायो और असामी थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं। इधर कुछ दिनों से एक कार बार बार स्टोर के बाहर रुक रही है लेकिन अंदर कोई नहीं आता। असामी ये बताती है और सायो के मन में एक बेचैनी उठती है। दूसरी तरफ ऑफिस में आयरी और योशिदा को थोड़ा साथ देकर मिसिमा का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो हिम्मत करके आयरी को लंच पर बुला लेती है। लंच में मिसिमा पूछती है कि आप योशिदा को पसंद करती हैं क्या? आयरी साफ कहती है कि हाँ फीलिंग्स हैं, पर वो योशिदा को फोर्स नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि वो खुद तय करे कि सायो के साथ उसका रिश्ता क्या है। मिसिमा को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे जलन होती है क्योंकि जिसे वो सच्चा प्यार करती है उसी लड़के पर सायो का ज्यादा असर है। शाम को मिसिमा योशिदा के पास जाती है और बोलती है कि वो उसके साथ मूवी देखना चाहती है, पर योशिदा साफ मना कर देता है कि आज उसका वादा है कि वो सायो के साथ डिनर करेगा। ये सुन के मिसिमा का दिल तोड़ जाता है और एकदम साफ तरीके से योशिदा को अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर देती है और ये सुन के योशिदा बस हल्का सा स्माइल कर देता है, कोई बड़ा रिजेक्शन नहीं। अगली सुबह सायो घर साफ कर रही होती है और उसे योशिदा की स्कूल डेज का फोटो एल्बम मिलता है। एक फोटो में योशिदा अपनी एक्स सेंपाई के साथ था। सायो उसका मजाक उड़ाती है कि उसे बस ओल्डर गर्ल्स ही पसंद आती हैं। योशिदा बताता है कि उसकी एक्स ने उसे इसलिए छोड़ा कि वो बहुत ही ज्यादा क्लिंजी था। उसे ऐसा इंसान नहीं चाहिए था जो हर वक्त चिपका रहे। उसके बाद स्टोर में वही कार वापस आती है लेकिन इस बार एक काला सूट पहना वो बंदा बाहर निकलता है और उसे देखते ही सायो का चेहरा उतर जाता है और योगिची तुरंत समझ जाता है और सायो को छुपा देता है। पूछने पर वो उस आदमी से बोल देता है कि यहाँ कोई सायो काम नहीं करती। बाद में सायो यागुची को बताती है कि वो आदमी उसका बड़ा भाई है। अब उसका भाई उसके पीछे लग गया है और ये देखकर सायो घबरा जाती है। वो घर जाना चाहती है पर अपनी मर्जी से, जब वो खुद मेंटली तैयार हो, ऐसे अचानक से नहीं। घर लौटते हुए योशिदा उसका मैसेज पढ़ता है और चीजें खरीद लाता है, पर रास्ते में मिसिमा मिल जाती है और सायो को भाई से बचाने के लिए सायो उसके पीछे छुप जाती है। उसके बाद दोनों कैरियोके चले जाते हैं जहाँ सायो सब कुछ मिसिमा को बता देती है।
योशिदा को सायू का मैसेज आता है और वो भी कैरियोके पहुंच जाता है और सायू को घर ले आता है। मिशिमा दूर से उन्हें देखती है और उनके चेहरे पर जेलसी और दर्द साफ दिखता है। वो जानती है कि योशिदा उसे कभी उस तरह नहीं देखेगा जैसे वो सायू को देखता है। रास्ते में उन्हें समर फेस्टिवल का एक पैम्फलेट मिलता है। सायू ने कभी फेस्टिवल नहीं देखा तो योशिदा उसे वहां ले जाने का प्रॉमिस कर देता है। फेस्टिवल के दिन सायू के खुले गले वाला ड्रेस देखकर योशिदा थोड़ा लाल हो जाता है। उसके बाद दोनों कॉटन कैंडी खाते हैं और फायरवर्क्स देखते हैं। सायू पहली बार ऐसे रंग बिरंगे फायरवर्क्स को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद भीड़ में सायू एक पल के लिए गायब हो जाती है और योशिदा पैनिक में उसका नाम पुकारता है। सायू पीछे से आती है और बताती है कि वो बस कचरा फेंकने गई थी। उसके पैनिक को देखकर सायू उसे छेड़ती है कि तुम चाहती हो कि मैं घर ना जाऊं ना। योशिदा स्माइल के साथ कहता है कि अगर तुम जाओगी तो अपनी इच्छा से जाना। अगली सुबह डोरबेल बजता है और योशिदा समझता है कि कोई कुरियर होगा, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने वही काला सूट पहने बंदा खड़ा होता है। वो कहता है कि ईसा ओरिगावा, मैं सायू का बड़ा भाई हूँ, उसे वापस ले जाने आया हूँ। और देखकर सायू और योशिदा दोनों शॉक हो जाते हैं। ईसा बताता है कि उसकी माँ पागलों की तरह सायू को ढूंढ रही है और उसने कहा कि किसी भी हालत में उसे घर ले आओ। बातचीत के बीच में ईसा को ये देखकर थोड़ी राहत मिलती है कि सायू ऐसे आदमी के साथ है जो उसकी परवाह करता है। उसके बाद सायू और ईसा के लिए बात करते हैं। सायू के रिक्वेस्ट पर ईसा एक हफ्ता देता है ताकि वो खुद फैसला कर सके। उसके बाद असामी भी योशिदा के घर आती है और सायू बताती है कि वो आखिर घर क्यों छोड़ी। सायू कभी अपनी माँ के करीब नहीं थी और स्कूल में वो अकेली रहती थी। एक दिन रूफटॉप पर उसकी क्लासमेट यूको उसे दोस्ती कर लेती है, जो धीरे धीरे सायू के लिए बहुत ही ज्यादा खास बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब यूको को स्कूल में बुली किया जाने लगता है। रीजन सिर्फ ये था कि कुछ लड़कियों को एक बास्केटबॉल प्लेयर पसंद था जिसने सायू को हाल ही में प्रपोज किया था और सायू ने उसे मना कर दिया था। इसी जेलसी में उन लड़कियों ने बदला लेने के लिए यूको को टारगेट करना शुरू कर दिया और यूको अंदर से टूटने लगी क्योंकि उसकी पहली दोस्त उसके कारण परेशान हो रही थी। वो यूको को बताती है कि वो उसकी कितनी केयर करती है और दोनों साथ मिलकर लड़ने की बात करते हैं। लेकिन तब तक यूको बहुत थक चुकी थी। एक दिन यूको कहती है कि तू पहले जितना हंसती थी वो सब मेरी वजह से खत्म हो गया। मेरी जैसी अगली लड़की तेरे लायक नहीं है। और फिर वो रूफटॉप की रेलिंग पर चढ़ जाती है और कूदने से पहले बस वो इतना कहती है कि अपनी स्माइल वापस ला तो उसी में सबसे कूल लगती है। और फिर यूको वहाँ से कूद जाती है। फिर यूको के जाने के बाद सायू की दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। मीडिया उसके घर के बाहर जमा हो जाती है और सवालों की बौछार होने लगती है। थक हार कर एक दिन उसकी माँ उस पर चिल्ला देती है कि क्या यूको को तूने मारा है, वरना सब हमारे घर क्यों आ रहे हैं। ये सुन के सायू समझ जाती है कि उसकी माँ को भी उसके दर्द से कोई मतलब नहीं है और उसी दिन वो घर छोड़ देती है। उसका भाई ईसा सच्चाई जान के उसे रोकता नहीं, बस थोड़ा पैसे और एक फोन दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन कुछ हफ्तों में सब खत्म हो जाता है, पैसा भी और फोन भी। इसी हालत में एक आदमी उसे अपने घर ले जाता है और शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जल्दी उसकी असली नीयत सामने आती है। वो सायू को अपने साथ सोने के लिए कहता है और मजबूरी में सायू मान जाती है और यही उसकी जिंदगी बन जाती है जब तक उसकी मुलाकात योशिदा से नहीं होती। सायू अपनी पूरी कहानी सुनाती है और कमरे में बैठे सभी लोग शौक में आ जाते हैं। योशिदा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसे सहारा देता है, एक इंसान की तरह। अगले दिन वो कहता है कि अब सायू घर लौटेगी। रास्ते में उसकी मुलाकात ईसा से होती है जो योशिदा को थैंक्स बोलता है और सच बताता है कि सायू की माँ का बिहेव असल में उसके फादर की वजह से था। प्रेगनेंसी के दौरान पिता ने बच्चा गिराने को कहा और फिर घर छोड़ दिया और माँ ने सारी कड़वाहट सायू पर निकालना शुरू कर दी। ईसा कहता है कि पेरेंट्स से प्यार न मिलने की वजह से सायू तुम्हें पेरेंट्स की तरह देखती है। उसके बाद घर लौटकर सायू योशिदा को अपनी बनाई रेसिपी बुक देती है। फिर उसे उस जगह ले जाती है जहाँ वो असामी के साथ गई थी और कहती है कि तुम जब होते हो तो रुकने का मन करता है, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं साबित कर सकूं कि तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। फिर अचानक असामी का कॉल आता है और सायू गायब। योशिदा घबरा जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसके अपार्टमेंट के सामने ही है क्योंकि सायू उसे सरप्राइज देना चाहती थी। उस रात वो कहती है कि अगर तुम मेरे फादर होते तो शायद मैं अच्छे से बड़ी हो पाती। इस पर योशिदा जवाब देता है कि मैं बस एक अनजान आदमी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ होकाइडो चलूंगा। अब होकाइडो में सायू अपने डर का सामना करती है और स्कूल की रूफटॉप पर जाकर वो यूको की यादों से बाहर निकलती है। योशिदा उसे समझाता है कि यूको की दोस्ती उसकी चॉइस थी, खुद को दोष देना बंद करो। उसके बाद घर लौटने पर उसकी माँ का गुस्सा फिर से सामने आता है और वो योशिदा पर आरोप लगाती है और सायू को कोसती है। ये सुन के सायू टूट जाती है, लेकिन ईसा और योशिदा उसके लिए खड़े रहते हैं और आखिरकार उसकी माँ मान जाती है और कहती है कि सायू की हाई स्कूल वो पूरा करेगी, उसके बाद खुद फैसला लेगी। उसके बाद योशिदा घर लौट जाता है और घर फिर से खाली हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात का समय होता है और योशिदा वहीं से जा रहा होता है और फिर वो लैंप पोस्ट के नीचे एक लड़की को देखता है जो वहीं पर स्कूल ड्रेस में बैठी हुई होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सायू होती है और वो सीधा उसके पास जाता है और दोनों की आंखें भर जाती हैं। और ये सीन 2 साल बाद का होता है और फिर वो उस वक्त को दोहराते हैं और योशिदा उसे डांटते हुए कहता है कि इतनी रात को बाहर रहना खतरा है। सायू स्माइल के साथ कहती है कि उसका घर बहुत दूर है और कहीं जाने का जगह नहीं है, तो क्या आज रात में फिर से तुम्हारे साथ घर रुक सकती हूँ। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।